मायावती आते श्रीमती इंदिरा गांधी को हारते मैंने देखा है, राजनारायण को हराते देखा है। श्रीमती इंदिरा गांधी भी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, वो भी हारी थी। मतलब बनारस से भी मोदी जी हार जाता है अगर मायावती, तो मोदी जी बनारस छोड़ जाते। ये भारत का आवाम है, ये भारत का आवाम है मान्यवर, जो जमीन चटा देता है जब वो अपना मन बना लेता है। मुझे इतना सुखद एहसास होगा, बहन जी के प्रति मेरी इतनी बड़ी आस्था जुड़ जाएगी, शायद उतनी अखिलेश के प्रति भी ना रह जाए। लेकिन अखिलेश भी इस बात को समझते हैं, इस बात को अखिलेश भी समझते हैं कि सब लोगों के एक साथ आने पर ही, और अखिलेश को मानना चाहिए। मैं उन्हीं की पार्टी में रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने मुलायम सिंह जी के साथ संघर्ष किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो अगर पीडीए कह के चल रहे हैं तो पीडीए को सच्चाई में धरातल पे उतारो। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कल 15 जनवरी थी और 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन होता है और बहुत लोग आशाएं लगा के बैठे थे कि 15 जनवरी को मायावती आगामी चुनाव के मद्देनज़र कुछ अहम घोषणाएं करेंगी। हो सकता है बहुत बड़े बड़े कुछ बदलाव हो सकते थे उसमें। हालांकि उन्होंने कुछ किए, अपनी पार्टी को देखते हुए करते हुए कुछ आज के ज़माने से जुड़ने के प्रयास उन्होंने करे। लेकिन हुआ यूँ कि एक और उन्होंने बहुत ही अहम बात बोली, जो पहले भी बोलते आ रहे थे कि अब आगामी जो चुनाव है वो अकेले ही लड़ेंगी, वो किसी भी ना तो एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे ना इंडिया के गठबंधन के साथ जाने वाली हैं। ये बयान कितना अहम है आज के दौर पे? क्या वाकई ये उनकी पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा है कि इस देश में संविधान लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बसपा मैदान में आई थी, कांशीराम जी उस विचार को लेके आए थे और वो विरासत मायावती को दी थी उन्होंने। वो क्या वाकई उस विचार को लेके आगे बढ़ पा रही हैं, उनकी आवाज़ बन रही हैं? जब आज ज़रूरत है कि आरएसएस और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने की, तो वो अकेले दम पे चुनाव लड़के क्या उस सत्ता से बाहर कर सकती हैं बीजेपी को? इन सब बातों पे हम बात करेंगे। कानपुर में वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं आर.के. सिंह जी। सर, स्वागत है एक बार फिर आपका कबीर में। देखिए, सबसे पहले तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और प्रदेश की बड़ी नेता हैं, देश की नेता हैं। मैं उनके जन्मदिन पे उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन मैं उनका लाइव सुन रहा था। मेरे जैसे आदमी को, जिसने अपने जीवन के 48 साल राजनीतिक संघर्ष में गुजार दिए, मुझे बहुत झटका लगा ये बात सुन करके। मैं उनको एक एक शब्द उनका सुन रहा था जब उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और वो इंडिया अलायंस या जो है बीजेपी के अलायंस के खिलाफ रहेगी। तो बड़ा धक्का लगा। आज देश और समाज जहाँ खड़ा है, क्या डॉक्टर अंबेडकर का अरमान यही था जिसे कांशीराम ने धरती पर उतारा था? अगर इम्प्लीमेंट किसी ने किया था डॉक्टर अंबेडकर के अरमान को, तो वो कांशीराम जी थे। और कांशीराम जी मेरे आंखों देखे की बात है 84 की। मायावती जी को स्कूल की पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन के उससे जो है छुड़ा करके राजनीति में लाए थे। ये कह के लाए थे, ये पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा आईएएस तैयारी कर रहे हैं। बोले मैं तुम्हें अगर ऐसा कुछ बना दूं जो सारे आईएएस तुम्हें दंडवत करें तो मेरी बात मानोगी? जो भी उनकी समझ में रहा हो, उन्होंने उनकी बात मान ली और वो कांशीराम ने जो वायदा किया था उसे उन्होंने पूरा कर दिया। कांशीराम इतने जो है वैचारिक और बहुत सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रख कर के जो मूवमेंट उन्होंने चलाया था, वो बहुत ही प्रैक्टिकल मूवमेंट था। मैं रहा हूँ उसमें भी।
मैंने काम किया है उनके जो है वामसेप में। लेकिन कल का वो बयान, जब आदमी की खुद की अपनी उतनी ताकत न हो कि वो किसी को हरा सके, जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो सकते हैं, तब ये कहना बहन जी का कि हम अकेले बलबूते चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों सत्ता में रही, केंद्र में भी और उनकी तमाम प्रदेशों में छत्र सत्ता रही। अभी भी बहन जी से ज़्यादा स्थिति में कांग्रेस है और तमाम प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों के लोग, बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने सरकारें चलाई हैं और जो आज भी अपने अपने प्रदेशों के छत्रप हैं, जिनके इशारे पर जो है पार्टियां चल रही हैं। जब वो सारे लोग एक चीज़ को महसूस करके, ये देख करके कहीं ना कहीं उन सबके मन में ये कसक है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मिटाने का काम हो रहा। सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो है मोदी और शाह को भरोसा नहीं, यानी जो न्यायपालिका के शीर्ष पुरुष है उस पर भी भरोसा नहीं है, उसको इलेक्शन कमीशन की कमेटी से बाहर कर दिया और 140-46 सांसदों को बाहर करके ये कहाँ बचा प्रजातंत्र कि आपने इतने सांसदों को जो है बाहर फेंक करके और आपने कानून पास कर दिए फौजदारी के, और आपने जो है इस बिल को भी पास करा लिया है कि आप इलेक्शन कमीशन जो है में देश के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। बात बहुत साफ है कि चीफ जस्टिस पर आपको अगर भरोसा नहीं है, देश भरोसा तो कर रहा है, 140-45 करोड़ के लोग तो भरोसा करते हैं, लेकिन 2 लोग नहीं करते। मोदी जी नहीं करते, शाह जी नहीं करते, या यूँ कहिए गुजरात की लॉबी नहीं करती। तो जब सारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया गया है, उसको पैरालाइज कर दिया गया है, दबा दिया गया है, अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, कहाँ रह जाएगा इलेक्शन कमीशन जब आपके इशारे पर? निष्पक्ष चुनाव हो सकता है क्या जब आपके इशारे पर जो है और आपकी ज़बरदस्ती धींगा मुश्ती से जो है इलेक्शन कमीशन का काम किया और कराया जा रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने वहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर ईवीएम का खुलासा कर दिया। वीवीपैट का जो पूरे देश में आप तमाशा बना करके वीवीपैट की विश्वसनीयता का जो नाटक करा रहे थे, उसने सारा खोल दिया कि ये इस पे वोट डाला गया और दोबारा जब डाला गया तो वो उसी पे चला गया। क्या मतलब हुआ? बात बड़ी साफ थी कि वोट किसी को भी डालो, वोट जहाँ डलवाया जा रहा वहाँ पहुँच जाएगा। तो फिर कोई वैल्यू नहीं है ना, अकेले लाने चाहे कुछ भी करें, फिर आपके उसका कोई मतलब नहीं बचा ईवीएम का। तो ये आप व्यवस्था चला रहे हैं। जब संवैधानिक संस्थाएं नहीं रहेंगी, आप इसको बंद करो। संविधान को बदलने का भी एजेंडा आप लाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। आपने कानून बदले, लेकिन उन कानूनों में भी जो है इतनी चीज़ें हैं। आपने पार्लियामेंट के पटल पर रख कर के उसको पार्लियामेंट होती किस लिए है? लोकसभा सिर्फ इसलिए होती है कि जब देश की जनता के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो देश की जनता के प्रतिनिधि उस पर अपनी राय रखेंगे, मंथन के बाद जो चीज़ें निकलेंगी वो कानून बनेगा। आप हुल्लड़ करके, आप 140 सांसदों को बाहर निकाल करके, सस्पेंड करके आप कानून पास करा रहे हो। ये क्या प्रजातांत्रिक है? लोकतंत्र को आप जिंदा रख रहे हैं, लोकतंत्र को आप मार रहे हैं और संविधान को आप मार रहे हैं, संविधान की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से खत्म कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी लड़ाई आपके सामने हो
हजारों हजार साल का जो अरमान दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, वो अरमान जमी दोज हो रहा हो, उसको मिटाया जा रहा हो संविधान की व्यवस्थाओं को ख़त्म करके, और कटोरे में जो है 5 किलो गेहूं बांट करके आप जो है गेहूं पैदा करने वालों को जो है आप कटोरे में गेहूं दान में दे रहे हो। आपके पिताजी की संपत्ति है। मोदी जी शाह का खजाना है, राजा हैं क्या? ये खजाना तो मेहनत कश लोगों का है, खेत खलियान वाले लोगों का है, दौलत पैदा करने वालों का, निर्माण करने वालों का है, जिनके बाजुओं की ताकत से, जिनके हुनर से, जिनकी मेहनत खून पसीने से इस देश में अनाज पैदा होता, और जो अनाज पैदा करता है वो कटोरा लिए खड़ा है। आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई, सरकारों का काम क्या होता है? कुछ लोग तो कह रहे थे कि अमित शाह के और मोदी के इशारे पर ये पूरा बयान आया है, वो स्क्रिप्ट कहीं और से आई है। वो है ही, वो है। तो आप भी मानते हैं मायावती बी टीम है बीजेपी की इस समय? देखिए, मैं इस भाषा में तो हमसे बड़ी है, राजनीति में जो है नहीं कहूँगा, लेकिन कोई व्यवस्था तो मायावती जी की रही होगी, जिसके कारण जिनका वो दावा करती हैं कि हम इनकी नुमाइंदगी करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, इनके दुख और दर्द को समझते हैं, शायद ये उस नुमाइंदगी की दिशा का कदम नहीं था, वरना वो उनकी भावनाओं की कदर करती। जिनकी कमाई हुई संपत्ति उन्हें 5 किलो गेहूं कटोरे में दे रहे हो, और उनको तरह तरह से उनके आरक्षण उनका ख़त्म कर रहे हो, सारी व्यवस्था, नौकरियां उनकी आप खा गए, शिक्षा पर आपने जो है ऐसा शिक्षा कानून लाए कि कोई गरीब का बेटा उच्च शिक्षा नहीं पा सकेगा। जब सब मिटा रहे हैं तो सब मिटाने के बाद अगर 2 आदमी 3 आदमी की ताकत से उनको हराया जा सकता था, तो हराने में आपको कहीं अपना मन मार करके भी, अपनी सुविधा मार करके भी अगर मदद करनी होती तो करना चाहिए था। और बड़े राक्षसों को, जो देश को पूरे देश की व्यवस्था, पूरे देश की जो है अर्थव्यवस्था को लील गए हैं और लीले जा रहे हैं, जो रहा बचा है, उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम करना चाहिए था बहन जी को, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया है। निश्चित रूप से उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह को मिलेगा। जो वोट एक साथ आ सकता था शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास का, माइनॉरिटी का, जिससे जो है नेक टू नेक एक के सामने एक का चुनाव होता, तो बहन जी वो भारतीय जनता पार्टी और ये गुजराती बहलिए शिकारी ये 80 में 80 हार जाते। लेकिन आज बहन जी ने गेंद ऐसी जगह फेंक दी है कि उनकी राह सरल हो गई। अब तो वो ईवीएम के जरिए, अब तो वो ईडी के जरिए, अब तो वो तमाम तौर तरीकों से पुलिस के जरिए उसको लूटने और छीनने का काम करेंगे, और काफ़ी हद तक वो उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। आपको लेकिन लगता है क्या है कि 2019 में तो इतना वोट ट्रांसफर हुआ नहीं, जैसा वो कहते हैं, वो अखिलेश भी कहती, मायावती भी कहते हैं, 15 सीटें दोनों ने मिलकर जीती, 62 जीती थी बीजेपी ने। तो इस बार भी अगर गठबंधन होता है तो क्या उतना ही सफल हो पाता? 80 अगर बहन जी जो है गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में रहती तो मोदी जी बनारस छोड़ जाते। बनारस से भी मोदी जी हार जाता है अगर मायावती आते। श्रीमती इंदिरा गांधी को हारते मैंने देखा है, राजनारायण को हराते देखा है। श्रीमती इंदिरा गांधी भी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, वो भी हारी थी। मतलब ये भारत का आवाम है, ये भारत का आवाम है मान्यवर, जो जमीन चटा देता है जब वो अपना मन बना लेता है। जब यहाँ का नौजवान खड़ा हो जाता है, जब यहाँ का किसान खड़ा हो जाता है, यहाँ का जब मजदूर खड़ा हो जाता है, सताया हुआ आदमी गरीब खड़ा हो जाता है, तो ये बड़े बड़े लोगों की सल्तनतें भस्म हो जाती, इनके बर्फ के पहाड़ पिघल कर पानी हो जाते हैं, बह जाते हैं।
कुछ मैंने तो अपने जीवन काल में यही देखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता के बाद मायावती शामिल हो जाएंगे, शायद अभी प्रेशर वाली ये ऐसा करें तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे आदमियों की, जिन्होंने अपना जीवन जो है उसी में समाहित कर दिया, मुझे इतना सुखद एहसास होगा, बहन जी के प्रति मेरी इतनी बड़ी आस्था जुड़ जाएगी, शायद उतनी अखिलेश के प्रति भी ना रह जाए, जिस पार्टी में मैं इतने दिन मैंने काम किया है। अगर वो इन दरिंदों को हटाने के लिए किसी भी स्टेप पे, किसी भी स्टेज पर आकर के इनको हटाने का काम करती हैं, तो ये देश के गरीबों का, देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, सबके कल्याण का रास्ता होगा। और एकमात्र यही रास्ता है जो इन बदमाशों से हमारा अभिप्राय है, गैर कानूनी काम करने वालों को, असंवैधानिक काम करने वालों को, लोकतंत्र की व्यवस्था को मिटाने वालों को, इस देश के खजाने को लुटवाने वालों को और इस देश के नौजवानों का रोजगार छीनने, महंगाई बढ़ाने, नाना प्रकार की मुसीबतों में देश के आवाम को डालने वालों को, उससे बड़ा और करारा जवाब कुछ नहीं हो सकता अगर ये सब एक होकर के उनको हटा दें। अखिलेश मान जाएंगे? अखिलेश तो मैं समझता हूँ मान जाना चाहिए। उनको गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला कह दिया हो, लेकिन अखिलेश भी इस बात को समझते हैं, इस बात को अखिलेश भी समझते हैं कि सब लोगों के एक साथ आने पर ही, और अखिलेश को मानना चाहिए। मैं उन्हीं की पार्टी में रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने मुलायम सिंह जी के साथ संघर्ष किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो अगर पीडीए कह के चल रहे हैं तो पीडीए को सच्चाई में धरातल पे उतारो, तभी इस देश का कल्याण है, तभी समाज का कल्याण है, तभी पीडीए के लोगों का कल्याण है जो हजारों हजार साल से पशुओं जैसा जीवन जी रहे। मतलब मायावती आती हैं तो फायदा होगा, नहीं आती है तो बीजेपी को तो फायदा होना तय है। तो ये आर.के. सिंह जी थी हमारे साथ, और उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी और बताया कि अगर बीएसपी आती है तो 80 में 80 चली जाएगी, और वाराणसी से, बनारस से नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार जाएंगे, इनका दावा है ये। और अगर नहीं आते हैं साथ में तो उस लड़ाई में जो संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और हक हकूक की जो लड़ाई है वो शायद इंडिया गठबंधन हार जाए। मायावती जी के आने के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं आचार संहिता तक इंतजार करते हैं क्या कुछ होता है। तब तक बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।